प्ले लिस्ट को लिंक दे रखा, जाके पढ़ूंगा तो सारी की सारी चीज हमें उठे पढ़ना है। साथ ही साथ भाई बार बार बताना पड़ रहे हैं, लेकिन एक सब्सक्राइब करो चैनल में। 25,000 सब्सक्राइबर करना, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम ही तो कर दो भाई। बताओ जो उनको 25,000 सब्सक्राइबर है ना, ये वीडियो देखो ना, देखो सारा सब्सक्राइब मत दो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन करो बनी फिर बहुत बनता है ना। करो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री में सारी सारी वीडियो देखने मिलते हैं, जाओ ज्वाइन करो। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। मील कॉम्बिनेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड हेल्थ से संबंधित प्रश्न आते हैं। मील कॉम्बिनेशन, भोजन संयोजन क्या होता है? ऐसे भोजन एक साथ लेना जिससे शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके। मील कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपके सामने इस प्रकार का भोजन लिया जाए जिससे क्या हो, शरीर को सारे के सारे पोषक तत्व, जितने शरीर को अपने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सारे के सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके, जितनी जरूरत हो है उतना मात्रा में मिल सके, वही आपके सामने क्या करना भाई, संतुलित भोजन का नाम से जाना जाए। सही भोजन संयोजन से शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अगर आप शरीर को क्या करते हो, सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, क्या शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, तो आपके सामने क्या होता है, सही मात्रा में शरीर को पोषक तत्व मिलता है और शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य अच्छा बने रहेगा और इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य वो भी अच्छा बना रहता है। कैसा रहता है भाई, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के लिए, जो शरीर के अंदर आपके सामने जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में दी जाएगी तो ऊर्जा के लिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किसके लिए रहे, ऊर्जा के लिए रहे। प्रोटीन किसके रहता है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगर आप शरीर में जो अगर आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन किसके लिए रहता है बताइए ना, बॉडी बिल्डर प्रोटीन खाए, क्यों, ताकि उनकी मसल्स बने, शरीर खुले और ज्यादा बढ़िया रहे, मसल्स का निर्माण करना है। फैट, वसा किस चीज के काम आती है, अतिरिक्त ऊर्जा और विटामिन के अवशोषण के लिए। फैट किस चीज के काम आती है भाई, आपके सामने शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा डालने के लिए और विटामिन का अवशोषण करने के लिए फैट है वो आपके शरीर में डाली जाती है। विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज क्या रहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। विटामिन और खनिज क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फाइबर है वो पाचन के लिए होता है। देखो चावल और हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शरीर में ऊर्जा होगी। प्रोटीन, दाल के अंदर प्रोटीन रहे, ज्यादा खाओगा, अंडा भी प्रोटीन रहे तो शरीर की मसल्स बनेगी, मजबूत बॉडी बनेगी। फैट कम रहे, घी का खाओ ना, उन खानों के अंदर है तो शरीर में ऊर्जा वगैरह मिला था। विटामिन, फल फ्रूटा के अंदर विटामिन व खनिज रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मोटो अनाज है आपके सामने, जो बाजरो हो, दाल होगी, हर के अंदर सबके अंदर फाइबर देखने मिले, ये पाचन सूत्र रहता है। यदि भोजन में केवल एक ही पोषक तत्व हो तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकता। मतलब अगर भोजन ले रहे हो ना, अगर भोजन में सिर्फ एक ही प्रकार का पोषक तत्व, क्या कहा, एक ही प्रकार के पोषक तत्व अगर देखने को मिलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, आप अनेकों अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हो। एक संतुलित थाली होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, रोटी, चावल व कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, एक संतुलित थाली के अंदर रोटी भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी मात्रा देखने को मिलेगी। सारे के सारे आपके सामने चीजें देखने को मिलेगी, रोटी भी रहेगी, चावल भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगी, सबकी सब चीजें देखने मिलती है। दाल दही में आपको क्या मिलता है भाई, प्रोटीन मिलता है। तो रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट मिले, दाल दही से की मिले, आपका सामने प्रोटीन मिले, दही में भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन है तो खूब खाए। सब्जी में क्या रहता है, विटामिन और खनिज रहते हैं, जो सब्जी होती है उसके अंदर विटामिन और खनिज है वो पाए जाते हैं। सलाद होता है, उसके अंदर क्या होते हैं भाई, फाइबर होते हैं। सलाद के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने फाइबर पाए जाते हैं। सलाद के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने फाइबर है वो पाया जाता है। तो सलाद भी खाना खाना चाहिए, खास करके जो अंकुरित अनाज है ना, उन्हें खाना बहुत जरूरी है, बहुत शरीर के लिए ज्यादा बढ़िया है। सस्टेनेबल एंड हेल्दी फूड का संबंध क्या होता है, सस्टेनेबल और हेल्दी फूड क्या होता है, उसके बीच में क्या संबंध होता है। सस्टेनेबल का वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाना। भाई ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये नहीं आएगा। वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति हो जाए। हाँ,
सही है, सही है, गलत मैंने गलत पढ़ा है। वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी कोई नई नुकसान नहीं पहुंचे, उसी को क्या कहा जाता है, सततता, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एक बार क्यों है कि जहाँ थारा घरा जहाँ मान लो कि थारे घरा जो कुआं है उसका अंदर जो पानी है वो थारो दादो भी उपयोग कर सको, थे भी कर सको, थारा पिताजी भी कर सकते, थारा आने वाली जनरेशन भी अगर को उपयोग कर पाऊंगी और वो कुआं में पानी नहीं निमड़ तो क्या को विकास है, सतर्कता का उपयोग है। अब थे भाया सुबह शाम होगा, चावल उगाओ करते थे, कपास उगाओ करते थे, गेहूं उगाओ, लगा लगा के पानी और को पानी जो निमाड़ तो क्यों जाओ सतत विकास बनी, क्योंकि थारा आगे वाली जनरेशन के लिए पानी कुछ बचो, है ना। जब हम हेल्दी फूड चॉइस को सस्टेनेबिलिटी से जोड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। स्वस्थ भोजन को अपन सतत विकास के साथ जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा उद्देश्य पूरा होता है। क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरीर कैसा रहता है भाई, आपके सामने हमारा शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है इन सब चीजों से। पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, जो अपना जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है, जो हमारी प्रकृति में जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों की भी आपके सामने क्या होती है भाई, बचत देखने को मिलती है। तो हेल्दी फूड चॉइस वही होते हैं जो शरीर को भी स्वस्थ रखता है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करने का काम करता है। सस्टेनेबल फूड न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि प्रकृति के पर भी कम दबाव डालता है। मतलब सस्टेनेबल फूड वही होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और प्रकृति पर भी बिल्कुल कम दबाव डालता है। सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस फूड सोर्स, जो सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस फूड सोर्स कौन से होते हैं आपके सामने इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्व की मात्रा में भरपूर हो, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्व भरपूर हो। क्या हो, पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाए वो क्या कहलाते हैं आपके सामने, सस्टेनेबल फूड कहलाता है। कैसा फूड कहलाता है, सस्टेनेबल फूड कहलाता है। पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, ऐसा खाना जो पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाए। क्या हो, पर्यावरण है आपका जो इन्वायरमेंट है उसको भी कम नुकसान पहुंचे, वो कैसा फूड होता है भाई, सस्टेनेबल फूड होता है और उसको को सस्टेनेबल फूड सोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर स्थानीय बाजार है उससे अनाज खरीदो, बाजरो ज्वार गेहूं, तो वो क्या है, सस्टेनेबल फूड की कैटेगरी में आता है। कौन सी फूड की कैटेगरी में आता है भाई, सस्टेनेबल फूड की कैटेगरी में आता है। दालें खाते हो तो दाल अपना आसपास उगती है तो बाहर से ऊपर इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम देखने मेरा भाई, बाहर कोई चीज खरीद के लाना वो पर्यावरण के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि परिवहन करता समय जब वो भोजन है परिवहन करता समय आपके सामने क्या है, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन फैला है। क्यों है, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा फैलता है तो आपके सामने क्या होता है, जो सस्टेनेबल जो आसपास का एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। मौसमी फल व सब्जियों का उपयोग करते हो, मतलब अलग अलग प्रकार के जो मौसमी फल होनी और जो सब्जी होते हैं अगर आप उनका उपयोग करते हो तो उससे भी क्या होता है भाई, आपके सामने जो सस्टेनेबल फूड सोर्स के उदाहरण है। कम प्रोसेस भोजन खाते हो, कैसा भोजन खाते हो, कम प्रोसेस भोजन खाते हो तो वो भी सस्टेनेबल फूड सोर्स का उदाहरण है। मौसमी स्थानीय और मौसमी भोजन का उपयोग परिवहन कम होता है। अगर आप स्थानीय भोजन को खाते हो और उसका परिवहन में उपयोग करते हो तो इससे क्या होता है भाई, आपके सामने परिवहन पे कम खर्चा होता है और प्रदूषण भी करता है। भाई अगर कश्मीर का सेब खाओगा तो कश्मीर वो तक आया है तो इससे क्या होगा, आपके सामने पर्यावरण है उनको इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करना, जो पर्यावरण का जो कार्बन वायु है वो पर्यावरण में नुकसान पहुंचाने को काम करता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन फूड, भोजन पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन के उत्पादन पर संकलन और पर्यावरण जो परिवहन होता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कोई भी भोजन है उसको उत्पादन करो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो और आपका सामने जो उन स्टोरेज करके रखो, पर संकलन क्या होता है उसको स्टोरेज करके रखना, ये सब की सब प्रीवियस जो प्रोसेस होती है इसके अंदर काफी मात्रा में कार्बन है वो इन्वायरमेंट में जाता है। क्या होता है, काफी मात्रा में आपके सामने कार्बन है, CO2 है, वो आपके सामने कहां पर जाती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जाती है। अधिक प्रोसेस व पैकेट वाले भोजन से आपके सामने क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है आपके सामने पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पहले वाला पॉइंट होता है ईंधन की खपत बढ़ती है। क्या होती है, ईंधन होता है उसकी खपत बढ़ने का काम होता है। प्रदूषण बढ़ता है, साथ के साथ कचरा भी अधिक फैलता है, कचरों भी आपके सामने अधिक मात्रा में फैल रहा है। इसलिए अधिक सरल ताजा व स्थानीय भोजन है वो पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। कैसा भोजन, अधिक सरल भोजन, ताजा भोजन व स्थानीय भोजन है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा व बेहतर माना जाता है। जो घर का आसपास को खाना खाओगा बढ़िया रहेगा आपका। फूड सप्लाई चेन क्या होती है, फूड सप्लाई चेन का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने का सफर। फूड सप्लाई चेन भाई है कोई भी खाद्य पदार्थ है
उन खेत से लेके आपके सामने, खेत से लेकर आपके सामने कंज्यूमर, मतलब कोई भी जो गेहूं खायो, अगर थारा खेत नहीं है तो खरीद के लाएगा बाजार में, तो जट्ठों को उगाए हो जो आदमी, उससे लेके थारा घर तक कुछ है, उनके एक अलावा फूड सप्लाई चेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फूड सप्लाई चेन के नाम से उसको जाना जाता है। अब कोई भी फूड सप्लाई चेन हो, कई अलग अलग प्रकार का चरण है। पहला सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है। कोई भी फूड सप्लाई चेन होती है, उसमें कोई भी सबसे पहले अपन किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब कोई भी फल फ्रूट अनाज वगैरह उगाया जाता है, उसको उत्पादन के नाम से जाना जाता है। फिर ऐ कोई नहीं कि भाई उगा दियो, उगा के उन काट के और स्टोरेज करके भी रखोगा, बाजार में सही भाव को मिल रहा तो तुरंत बेचोगे होगा, तो संग्रहण क्या होता है? उसका स्टोरेज करके रखते हो। ये दोनों आपके सामने संग्रहण है। प्रिवेंट का होता है आपके सामने, उसको फिर क्या करोगे? बाजार में लेकर जाओगे बेचने के लिए, है ना? बाजार में लेकर जाओगे, फिर आपके सामने उसकी बिक्री करोगे, बोली वाले लगाओगे मंडी में ले जाके, और फिर उपभोग के लिए आपके सामने वाला व्यक्ति उसको खरीदता है और फिर ले जाकर खाता है। हर चरण में ऊर्जा व संसाधनों का उपयोग होता है। तो देखो खेत में अगर मान लो कोई फल भी उगाए हैं, तो पर्यावरण में क्या नुकसान पहुंचेगा बराबर। सबसे पहले तो थे माने कोई बीज उगाए, तो बीज उगाया तो आपको क्या पे वो कठिन थे मार्केट को खरीद के लाया होगा, उस समय कार्बन, तो मोटरसाइकिल लेके गए धुआं निकलो, कार्बन गई इन्वायरमेंट में। फिर आपका सामने उसके अंदर गोबर खाद जो उगा दियो, तो उगाने में ट्रैक्टर चाले हो तब भी कार्बन गयो। फिर उसके अंदर खाद घेरी होगी उगाने के लिए, तो कहते यूरिया घेरी होगी कि अपने गोबर खाद घेरी होगी, तो गोबर खाद पहले जो मीठे निकले वह भी पर्यावरण प्रदूषित करे। यूरिया घेरी है तो आपके सामने जो वो भी प्रदूषण का काम करे। फिर उन काटे होगा वैलावनी वगैरह करे, काटे होगा तब प्रदूषित हो, उन घरा लेके आया तब कार्बन डाइऑक्साइड गई। तो ये सब जितने भी प्रोसेस होती हैं, इनके अंदर आपके सामने क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कार्बन फुटप्रिंट और फूड। कार्बन फुटप्रिंट वह मात्रा होती है जो भोजन के उत्पादन और प्रयोग के दौरान वातावरण में छोड़ी गई कार्बन। कार्बन फुटप्रिंट वही है कोई भी भोजन उत्पादित किए गए और प्रयोग के दौरान जो वातावरण होती है उसमें कितना कार्बन छोड़ा जाता है, उसको कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी से भोजन लिया जाता है, हमारे कश्मीर का सेब होगा तो ज्यादा आपके सामने जो क्यों वो देखने मिलेगा, और अगर झालावाड़ साइड में अठीन का सेब होगा तो कम कार्बन लगेगा, कार्बन छूटेगा। स्थानीय भोजन में कम कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलता है। केस स्टडी की बात करें, सामान्य खाद्य पदार्थों का उदाहरण जैसे कि आपके सामने उत्पादन की बात करें, खेत में पानी और ऊर्जा का उपयोग करना। प्रिवेंट कैसे होता है? ट्रेन के माध्यम से पकाना, भोजन की खपत होती है। तो ये था बच्चों आपका हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का पेपर। कैसा लगा वीडियो? जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।